नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं उन ताकतों की जो हमारे आसपास की हर चीज को, हर पदार्थ को एक साथ जोड़े रखती हैं, अणुओं से लेकर बड़ी बड़ी अभिक्रियाओं तक। आइए इनके पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये परमाणु यानी एटम्स एक दूसरे से जुड़ते ही क्यों हैं? वे अकेले क्यों नहीं रहते? आखिर वो कौन सी शक्ति है जो उन्हें एक साथ खींचती है और वो अणु और यौगिक बनाती है जिससे हमारी पूरी दुनिया बनी है? इसका जवाब है रासायनिक बंध, या कहें तो केमिकल बॉन्ड। इसे आप एक तरह से ब्रह्मांड का गोंद समझ सकते हैं। ये वही आकर्षण बल है जो अलग अलग परमाणुओं को एक साथ लाता है, जिससे वो मिलकर कुछ नया और स्थिर बनाते हैं। असल में यही वो चीज है जिस पर हमारी पूरी भौतिक दुनिया टिकी हुई है। तो बात यह है कि परमाणु बॉन्ड तो बनाते हैं, पर क्या इसका मतलब यह है कि वो किसी के भी साथ जुड़ जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके जुड़ाव के पीछे कुछ नियम होते हैं, और इन सभी नियमों के केंद्र में है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं संयोजकता या वैलेंसी। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, लेकिन इस आइडिया तक पहुंचने में काफी वक्त लगा। सबसे पहले 1852 में वैज्ञानिक फ्रैंक लैंड ने संयोजकता शब्द का इस्तेमाल किया एटम्स की इस जुड़ने की शक्ति को बताने के लिए। और फिर आया साल 1916, जब कौसल और लेविस ने हमें दी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, जिसने ये समझाया कि ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन के लेवल पर काम कैसे करता है। तो आखिर ये संयोजकता है क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये एक परमाणु की जुड़ने की क्षमता है, और ये क्षमता इस बात से तय होती है कि एक परमाणु को स्थिर होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, देने हैं या फिर साझा करने हैं। ये एक एटम की कह सकते हैं सोशल स्किल की तरह है। अब देखिए, स्थिरता पाने के लिए एटम्स के पास दो मेन रास्ते होते हैं। या तो वे इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हैं या फिर वो साझेदारी कर सकते हैं, और इन्हीं दो रास्तों से बनते हैं दो मुख्य तरह के केमिकल बॉन्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से कितने अलग हैं। आयनिक बंध एक साफ लेन देन है। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को हमेशा के लिए दे देता है और बन जाता है हमारा साधारण नमक। दूसरी तरफ सहसंयोजी बंध एक पक्की साझेदारी है, जहां दो क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करके Cl2 अणु बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों के इस लेन देन वाले रिश्ते की वजह से आयनिक यौगिकों में कुछ खास बातें होती हैं। ये अक्सर पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, बहुत ऊंचे होते हैं, और पानी में घुलने पर ये बिजली के अच्छे सुचालक बन जाते हैं। ये सब उस मजबूत आकर्षण के कारण होता है जो लेन देन के बाद बने चार्जेस के बीच होता है। और अब बात करते हैं दूसरी तरफ, यानी सहसंयोजी बंध की। यहां सारा खेल साझेदारी का है, कोई लेन देन नहीं। परमाणु इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयर करते हैं, जिससे एक मजबूत और स्थिर रिश्ता बनता है जो दोनों परमाणुओं को एक साथ जोड़े रखता है। यह है असली टीम वर्क। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एटम्स एक साथ टिके कैसे रहते हैं, पर तब क्या होता है जब ये बंध टूटते हैं और फिर से जुड़ते हैं? यहीं से शुरू होती है रासायनिक अभिक्रियाओं की गतिशील दुनिया। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ये एक बहुत ही आम प्रक्रिया है। आसान भाषा में कहें तो ये तब होता है जब कोई पदार्थ या तो इलेक्ट्रॉन खो देता है या फिर ऑक्सीजन हासिल कर लेता है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऑक्सीजन अक्सर इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और ये लाइन दिखाती है कि ये प्रक्रिया कितनी आम है। अगली बार जब कोई पुरानी किताब देखें तो याद रखिएगा कि वो पीले पन्ने असल में हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ हो रही एक बहुत धीमी रासायनिक अभिक्रिया का नतीजा है। ये केमिस्ट्री के जरिए हमें इतिहास दिखा रहा है। कहते हैं ना, हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण का पार्टनर है अपचयन यानी रिडक्शन। ये बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। इसमें या तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है या ऑक्सीजन की हानि। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। एक के बिना दूसरा संभव ही नहीं है। रासायनिक अभिक्रियाओं में सिर्फ परमाणुओं का ही लेन देन नहीं होता, ऊर्जा का भी होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं अपने अंदर से ऊर्जा बाहर फेंकती हैं, ज्यादातर गर्मी के रूप में, जिससे आसपास का माहौल गर्म हो जाता है। वहीं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को होने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए वे अपने आसपास से गर्मी सोख लेती हैं, जिससे वो जगह ठंडी हो जाती है। अब एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की शक्ति का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर को देखिए। जब सिर्फ 1 मोल चारकोल जलता है
तो वो 395 किलो जूल ऊष्मा ऊर्जा छोड़ता है। ये वही ऊर्जा है जो हमें आग के पास गर्म रखती है या बारबेक्यू पर खाना पकाती है। तो ये सारी थ्योरी तो ठीक है, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं दिखती कहाँ हैं? सच तो ये है कि ये हर जगह हैं। चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया में, जैसा कि नाम से पता चलता है, चीजें एक साथ जुड़ती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना पानी के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। दो सरल चीजें मिलकर कुछ ज्यादा जटिल बना देती हैं। कभी कभी चीजों को तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। विद्युत अपघटनी अभिक्रिया में हम यही करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है पानी में बिजली दौड़ाकर उसे वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में तोड़ना। और फिर आते हैं समावयवी अभिक्रियाएं, जो मुझे तो सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती हैं। यहाँ न तो कुछ जोड़ा जाता है और न ही कुछ हटाया जाता है। एक ही अणु के अंदर के परमाणु बस खुद को फिर से अरेंज करके एक बिल्कुल नया पदार्थ बना देते हैं, जैसे अमोनियम साइनेट का यूरिया में बदल जाना। ये समझिए मॉलिक्यूलर लेवल पर एक जबरदस्त मेकओवर है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि रासायनिक बंध और अभिक्रियाएं सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये हर चीज का आधार हैं, हमारे खाना पकाने से लेकर हमारे शरीर के काम करने तक। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई समझ के साथ हम अपने आसपास की दुनिया में रसायन विज्ञान को और कहां-कहां काम करते हुए देख सकते हैं।